गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे क्षितिज क्लास 10th भाग 2 का छठा पाठ नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान। तो सबसे पहले हम यह दंतुरित मुस्कान के लेखक नागार्जुन के बारे में जान लें। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और फिर वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। अक्खड़ स्वभाव घुमक्कड़ी जीवन अर्थात कहीं भी घूमने फिरने वाले, अक्खड़ स्वभाव अपनी मनमानी से रहने वाले। और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो ये सब आपको बच्चों ध्यान रखना है। नागार्जुन ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनमें से एक कविता है यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। तो हम करेंगे अभी यह दंतुरित मुस्कान। और इनकी दूसरी कविता है फसल। इस कविता में प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, इसके बारे में बताया गया है। तो चले हम सबसे पहले करेंगे यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो देखें बच्चों, सबसे पहले कवि क्या बताना चाहते हैं। कवि अपने हृदय में वात्सल्य भाव का अनुभव शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी मधुर है जो कि मृत प्राणियों में भी जीवन डाल देती है। अर्थात जो लोग अपने जीवन से निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं, वो छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर प्रसन्नता से भर जाते हैं। तुम्हारे धूल में सने हुए धूली धूसर तुम्हारे ये गात अर्थात शरीर, तुम्हारा जो धूल से सना हुआ शरीर है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है जैसे कमल के फूल जलजात से क्या तात्पर्य है, कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल गया जल, बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि हे शिशु, तुम्हारे स्पर्श को पाकर तो पत्थर भी पिघलकर जल में परिवर्तित हो गया है। अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति को यदि तुम स्पर्श कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कोमल हृदय वाला हो जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे
लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबुल, तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबुल का कांटेदार पेड़ भी शेफालिका के फूलों को बरसाने लगेगा। तो देखो बच्चों, किस तरह से एक बच्चे की मुस्कान के बारे में कवि ने बताया है। तो आगे देखेंगे हम। तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष अर्थात एक टक देखना। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मन मैं न देख सकता, न मैं जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि अपनी ओर अपलक निहारते हुए शिशु को देखकर कहता है, जो बच्चा है वो माँ की गोद में है और वो बच्चा कवि को अपलक निहार रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अरे तुम्हारी अपलक दृष्टि बराबर मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपलक मुझे देखते हुए तुम थक गए हो, इसीलिए मैं ही अपनी आंखें तुम्हारी तरफ से हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ही हम दोनों की सहायक है, अर्थात तुम्हारी माँ हम दोनों का परिचय करवाने में माध्यम बनी है, जिन्होंने हम दोनों का परिचय कराया है। तुम्हारी माँ के मध्यस्थ होने के कारण ही मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पा रहा हूँ तथा उसकी मधुरता का अनुभव कर पा रहा हूँ। तुम्हारी माँ के बिना सहायक हुए तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को ना तो मैं देख पाता और ना ही महसूस कर पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और आंखें होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो देखो बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं, कवि को बच्चे को संबोधित करते हुए कि तुम भी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो और तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के कारण धन्य है। और एक मैं हूँ जो निरंतर लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया सा हो गया हूँ। तुम और तुम्हारी माँ की प्यार भरी दुनिया से अलग मैं अन्य व्यक्ति, इतर अर्थात अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। तुम्हारी माँ स्वयं अपनी अंगुलियों से मधुपर्क, बेटा बच्चों मधुपर्क क्या होता है कि अतिथि को प्रस्तुत किया जाने वाला दूध, दही, शहद आदि का मिश्रण होता है। यह दूध, दही, घी, जल इन सब का निर्मित पेय पदार्थ होता है कि तुम्हारी माँ स्वयं अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रही हैं, जिसमें उसकी ममता का भाव निहित रहा है। इसीलिए तुम्हारा परिचय तुम्हारी माँ से ही रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। कनखियों से देखना अर्थात तिरछी दृष्टि से देखना। बच्चे देखते हैं ना ऐसे तीखी तीखी दृष्टि करके, तिरछी सी करके, उसी तरह से तो वो कवि को देखता है बच्चा कि तुम मुझे तिरछी दृष्टि से देखकर अपना मुंह घुमा लेते हो, और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो तुम मुझे प्रेम से देखने लगते हो। ऐसे में तुम्हारे नए व छोटे छोटे उगते हुए दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारी यह मनमोहक छवि हृदय में वात्सल्य भाव को भर देती है। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता यह दंतुरित मुस्कान। तो किस तरह से बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। तो हमारी अगली कविता है फसल।
फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो कवि ने इस अंश में फसल के भौतिक रूप के साथ ही उसके पीछे निहित संदेश को भी प्रकाशित किया है। कवि कहता है कि खेतों में लहलहाती ये फसल किन्हीं खास नदियों के जल से नहीं, बल्कि सैकड़ों नदियों के जल से सिंचित होकर जन्मती और बढ़ती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इनको तैयार करने के लिए एक या दो नहीं, अपितु लाखों करोड़ों किसान और मजदूर परिश्रम करते हैं। और एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म और हजारों खेतों की विभिन्न विशेषताओं वाली मिट्टियाँ इनको जीवन दान देती हैं। इन फसलों को प्राप्त करने में पूरे देश की भूमि और करोड़ों देशवासियों का योगदान निहित है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि खेतों में लहलहाती उगी हुई फसल क्या है, और वह स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं कि ये फसलें और कुछ नहीं, नदियों के अमृत रूपी जल से सिंचित हैं। इसीलिए इन फसलों में नदियों के जल का जादुई प्रभाव है। साथ ही ये अथक परिश्रम करने वाले किसानों के हाथों के स्पर्श से फली फूली है। ये फसलें कहीं भूरी, कहीं काली और कहीं संदली मिट्टी से सृजित हैं, अर्थात इन फसलों में निहित मिट्टी का गुणधर्म ही इसके प्रभाव को दर्शाता है। इन फसलों का रूपांतरित स्वरूप सूर्य की किरणों में निहित ऊष्मा ने ही प्रदान किया है, अर्थात सूर्य की किरणें, नदियों का पानी, भूरी काली संदली मिट्टी और हाथों के स्पर्श की महिमा, इन सब से ही फसल उगती है। और हवा की तीव्र थिरकन इन फसलों में समाहित है, अर्थात इस लहलहाती खड़ी फसल को बड़ा करने में वायु का भी योगदान है। तो बच्चों देखो कि फसल के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, नदियों का पानी, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा। तो किस तरह से एक छोटी सी कविता में नागार्जुन ने बहुत ही सुंदर अनुभव डाला है फसल को उगाने का। तो कैसी लगी आपको कविताएं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले लेसन के लिए फिर मिलेंगे हम, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।